हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का आरटीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूं। आज हम उसकी दूसरी वीडियो देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आज हम पहली चीज जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर कि फूल के कितने भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है फ्लावर एक्सिस, जिसे हम पुष्प अक्ष भी कहते हैं। किसी भी पुष्प अक्ष का निर्माण दो चीजों से होता है, एक पेडिकल होता है, एक थैलमस होता है। आप लोगों को हमने बताया है कि क्या पेडिकल है और क्या थैलमस है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे अगर हम कोई पुष्प ले लें तो पुष्प में उपस्थित जो वृंत होता है उसे हम पेडिकल कहते हैं, और जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम थैलमस कहते हैं। तो किसी भी पुष्प अक्ष में दो भाग होते हैं, पेडिकल होता है और थैलमस होता है। और इसी थैलमस पे 4 प्रकार की नोड पाई जाती है, जो कि एक रिंग के रूप में होती है। उस नोड को हम लोग नाम देते हैं कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एक बार फिर से देखते हैं कि जो फ्लावर एक्सिस होता है वह दो भागों से निर्मित होता है। नंबर 1 पेडिकल, नंबर 2 थैलमस। तो जो थैलमस होता है उस पे 4 नोड एक रिंग की अवस्था में पाई जाती हैं। वही नोड आगे चलकर कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का निर्माण करती हैं। कैलिक्स का निर्माण सेपल्स से होता है। तमाम सेपल्स मिलकर कैलिक्स का निर्माण करती हैं। अर्थात हम लोग यदि कहें कि कैलिक्स की इकाई क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कैलिक्स की इकाई सेपल्स होती है। दूसरे पे आते हैं क्रोला। क्रोला की यूनिट पेटल्स होती है, अर्थात अनेकों पेटल्स मिलकर क्रोला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्रोला की इकाई पेटल्स होती है। उसके बाद एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है यह फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन पार्ट कहलाता है। इसकी इकाई स्टिमेन होती है, यानी अनेकों स्टिमेन मिलकर एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एंड्रोसियम की इकाई स्टिमेन कहलाती है। उसके बाद गाइनोसियम होता है। तो गाइनोसियम अनेकों कार्पेल्स से मिलकर बना होता है, अर्थात गाइनोसियम की इकाई कार्पेल्स होती है। अनेकों कार्पेल्स मिलकर गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। एक बार और हम लोग देख लें पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है फ्लावर एक्सिस, जो पेडिकल व थैलमस से मिलकर बना होता है। थैलमस में 4 नोड पाई जाती हैं, जो आगे चलकर कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का निर्माण करती हैं। कैलिक्स की इकाई सेपल्स है, क्रोला की इकाई पेटल्स है, एंड्रोसियम की इकाई स्टिमेंस है और गाइनोसियम की इकाई कार्पेल्स होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कुछ टेक्निकल वर्ड का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब संपूर्ण पुष्प, यानी कंप्लीट फ्लावर हम लोग कहेंगे किसे, यदि कोई शब्द आता है कंप्लीट फ्लावर तो व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हम लोग किसे कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें चारों भाग, अर्थात कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चारों पार्ट पाए जाते हों, उस फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अर्थात कंप्लीट फ्लावर का मतलब जिसमें कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये चारों पार्ट पाए जाते हों, दैट इज कंप्लीट फ्लावर। उसके बाद
अगला टर्म यूज किया जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि वह फ्लावर जिसमें 4 भागों में से कोई एक भाग अब्सेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए 4 भाग कौन है, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब यदि कैलिक्स अब्सेंट हो जाता है तो वह फ्लावर कंप्लीट फ्लावर में नहीं आता है। ऐसे फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। अर्थात इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब है कि 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट अगर अब्सेंट है फ्लावर में, दैट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। अगला टर्म यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि वह फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम व गाइनोसियम साथ साथ हो। ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम साथ साथ उपस्थित हों। ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म यूज किया जाता है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि जिसमें एंड्रोसियम अलग फ्लावर में हो और गाइनोसियम अलग फ्लावर में हो। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अर्थात इसको एक और नए प्रकार से भी कहा जा सकता है कि या तो उसमें केवल नर जननांग हो या मादा जननांग हो। ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। फिर आते हैं एक नए टर्म पे जिसका यूज हम लोग अधिकतर करते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में हो या उस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, 2 लिंगी पुष्प उपस्थित हो। एक बार और सुनिए, यदि कोई प्लांट है उसी प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें लगने वाला जो फ्लावर हो वो बाइसेक्सुअल हो, अर्थात एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम भी हो और गाइनोसियम भी हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग मोनोसियस का नाम देते हैं। एक बार और देखेंगे मोनोसियस का मतलब क्या होता है। यदि कोई प्लांट है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी हो फीमेल फ्लावर भी हो, या ऐसा कोई फ्लावर हो जो 2 लिंगी प्रकार का हो, अर्थात एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम भी उपस्थित हो और गाइनोसियम भी उपस्थित हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग मोनोसियस का नाम देते हैं। डायोसियस का मतलब होता है मेल फ्लावर अलग हो फीमेल फ्लावर अलग हो। डायोसियस का मतलब मेल फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो। इस प्रकार के फ्लावर्स को हम डायोसियस का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे वर्ड बोले जो थोड़ा सा रॉन्ग है, जैसे मोनोसियस और डायोसियस। तो डायोसियस या मोनोसियस की परिभाषा तो वही होगी, लेकिन यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा कि मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट। अर्थात मोनोसियस प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर उत्पन्न हो, या ऐसा कोई फ्लावर उत्पन्न हो जो 2 लिंगी टाइप का हो, अर्थात उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हो। तो ऐसे प्लांट को हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। अर्थात मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हो या कोई 2 लिंगी फ्लावर पाया जाता हो, ऐसे प्लांट को हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। डायोसियस प्लांट का मतलब होता है कि अलग अलग प्लांटों में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन वाले फ्लावर उत्पन्न होते हो, तो ऐसे प्लांट को हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। अर्थात डायोसियस प्लांट का मतलब एक ऐसा प्लांट हो जिसमें एक मेल सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर हो और एक ऐसा प्लांट हो जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर हो, तो ऐसे प्लांट को हम लोग डायोसियस प्लांट कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म यूज होता है पॉलीगैमस प्लांट। अगर कोई शब्द ऐसा आता है कि जैसे उसका नाम है पॉलीगैमस प्लांट, तो पॉलीगैमस प्लांट का मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट को हम पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं। एक बार और रिकॉल करेंगे पॉलीगैमस प्लांट को। पॉलीगैमस प्लांट का मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार के पुष्प पाए जाते हो, ठीक है, 1 लिंगी 2 लिंगी
सभी प्रकार के पुष्प पाए जाते हो, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं पॉलीगेमस प्लांट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका कैसा प्लांट है? मैंजीफेरा इंडिका पॉलीगेमस प्लांट है। पॉलीगेमस का मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार के पुष्प पाए जाते हो, ऐसे प्लांट जो होते हैं पॉलीगेमस प्लांट कहलाते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद अगला टर्म यूज करते हैं हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब होता है वे प्लांट जो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार फलते और फूलते हैं और उसी के साथ उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब क्या होता है। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब है कि जो संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार फलते हैं, फूलते हैं और उसी के साथ उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे बांस एक मोनोकार्पिक प्लांट है और उसके संपूर्ण जीवन काल में बांस केवल एक बार फलता है, फूलता है और उसी के साथ उसका जीवन समाप्त हो जाता है। फिर अगला टर्म आता है पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट का मतलब वे प्लांट जो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक निश्चित मौसम में कई बार फलते हैं, फूलते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है। पॉलीकार्पिक प्लांट का मतलब होता है कि वे प्लांट जो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक निश्चित समय, एक निश्चित मौसम आने पर फलते हैं, फूलते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म यूज होता है पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या होता है। आम है, अमरूद है, आंवला है इत्यादि। तो ये जो प्लांट होते हैं अपने संपूर्ण जीवन काल में एक निश्चित मौसम आने पर अनेकों बार फलते हैं, फूलते हैं। उसके बाद एक टर्म यूज होता है कॉलीफ्लोरी। कॉलीफ्लोरी का मतलब होता है, कॉलीफ्लोरी एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जैसे कोई अगर पुराना आपके पास स्टेम हो, उसमें कोई पुरानी बड, यदि कोई आपके पास स्टेम हो उसमें कोई पुरानी बड हो, वह बड फ्लावरिंग कर जाए, उससे पुष्प निकल आए, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड कॉलीफ्लावरी। कॉलीफ्लावरी एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें कोई पुरानी बड जो होती है वो फ्लावरिंग कर जाती है, ऐसे प्रक्रिया को लोग कॉलीफ्लावरी कहते हैं। तो कॉलीफ्लावरी एक प्रोसेस है जिसमें कोई पुरानी बड से पुष्प खिल जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कॉलीफ्लावरी कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म यूज होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हमने कल बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है जिसमें रेडिकल सिमेट्री पाई जाती हो, ऐसा फ्लावर जिसमें रेडिकल सिमेट्री पाई जाती हो, अर्थात फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से काटें और प्रत्येक पार्ट फ्लावर का एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और उसमें पाई जाने वाली जो सिमेट्री होती है वह रेडिकल सिमेट्री होती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब जिसमें रेडिकल सिमेट्री पाई जाती हो, हम फ्लावर को किसी प्लेन से काटे और काटने पर प्रत्येक फ्लावर का पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाए, उसमें पाए जाने वाले ऐसे फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। उसमें पाई जाने वाली जो सिमेट्री होती है उसे हम कहते हैं रेडिकल सिमेट्री। उसके बाद एक टर्म यूज होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि फ्लावर को सिर्फ हम एक प्लेन से काट सकते हैं और दोनों पार्ट यानी जो हमने प्लेन काटा है उससे जो फ्लावर के दो पार्ट हुए हैं प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ऐसे फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और उसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। एक बार फिर हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की व्याख्या करेंगे कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऐसे फ्लावर को सिर्फ हम एक प्लेन से काट सकते हैं, एक स्थिति से काट सकते हैं और प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के बराबर होता है, ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। उसमें पाई जाने वाली सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैलिस के विषय में। कैलिस क्या होता है?
कैलिक्स सेपल्स से मिलकर बना होता है, यानी कैलिक्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेपल्स होती है। तो कैलिक्स जो होता है उसकी यूनिट सेपल्स होती है और सेपल्स से मिलकर बना होता है। कैलिक्स हमेशा जो होता है ग्रीन कलर का होता है और वह फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वह बड स्टेज में रहती है। जैसे कोई फ्लावर है वो कलिका अवस्था में है तो उसकी सुरक्षा कैलिक्स करता है, और कैलिक्स हमेशा ग्रीन टाइप का होता है, उसका कलर ग्रीन होता है और यह फ्लावर का सबसे वाय भाग होता है। तो कैलिक्स जो होता है ग्रीन होता है तो उसका वाय भाग है और फ्लावर की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। इसके अतिरिक्त कैलिक्स गैमोसेपल्स भी हो सकता है और पॉलीसेपल्स भी हो सकता है। तो गैमोसेपल्स का क्या मतलब है, पॉलीसेपल्स का मतलब क्या है कि गैमोसेपल्स का मतलब होता है कि सेपल्स जो हैं अर्थात जो कैलिक्स की यूनिट है सेपल्स वे आपस में जुड़े, ये सेपल्स आपस में जुड़कर एक कैलिक्स का निर्माण करते हैं, तो ऐसी कैलिक्स को हम गैमोसेपल्स का नाम देते हैं, गैमोसेपल्स का नाम देते हैं। तो गैमोसेपल्स का मतलब होता है कि सेपल्स आपस में जुड़े जुड़कर कैलिक्स का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे गैमोसेपल्स कहेंगे उस फ्लावर को या उस कैलिक्स को हम लोग गैमोसेपल्स कहेंगे। यदि सेपल्स जो है फ्री है तो ऐसे सेपल्स को हम लोग कहते हैं पॉलीसेपल्स कहते हैं, ऐसी स्टेज को हम लोग पॉलीसेपल्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और देखिए कैलिक्स में कैलिक्स कैसी हो सकती है, गैमोसेपल्स भी हो सकती है, पॉलीसेपल्स भी हो सकती है। तो गैमोसेपल्स का मतलब होता है कि गैमो मतलब यूनिट हो, आपस में सेपल्स जुड़े हो, जुड़कर कैलिक्स का निर्माण करते हो, तो इस प्रक्रिया को हम गैमोसेपल्स का नाम देते हैं। यदि फ्री सेपल्स फ्री और फ्री होकर कैलिक्स का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसी प्रोसेस क्या होती है, पॉलीसेपल्स कहलाती है। तो पॉलीसेपल्स और गैमोसेपल्स दो प्रकार की कैलिक्स हो सकते हैं। गैमो का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, और सेपल्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ कैलिक्स। तो अगर सेपल्स आपस में जुड़कर कैलिक्स का निर्माण करते हैं दैट इज गैमोसेपल्स। यदि सेपल्स अलग अलग होकर कैलिक्स का निर्माण करते हैं दैट इज पॉलीसेपल्स। उसके बाद आते हैं क्रोला पर। क्रोला की यूनिट होती है पेटल्स, क्रोला की यूनिट पेटल्स होती है, अर्थात अनेकों पेटल्स मिलकर क्रोला का निर्माण करते हैं। क्रोला जो होता है उसका कलर ब्राइट कलर्ड होता है, अनेक पुष्पों के रंग अनेक प्रकार के होते हैं, कलरफुल होता है और इसके कलरफुल होने के कारण कीट मकोड़े विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि परागण में सहायता करते हैं वह क्रोला के रंग की तरफ अट्रैक्ट होकर वहां पर आते हैं और वे परागण की प्रोसेस में सहायता करते हैं। क्रोला भी कैलिक्स की तरह गैमोपेटलस भी हो सकता है, पॉलीपेटलस भी हो सकता है। तो क्रोला यदि गैमोपेटलस है अर्थात इसका मतलब है कि अनेकों पेटल्स आपस में जुड़कर क्रोला का निर्माण कर रहे हैं। यदि पॉलीपेटलस है तो पॉलीपेटलस का मतलब क्या है कि सारे पेटल्स अलग अलग हैं, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है और वह क्रोला का निर्माण कर रहे हैं। वह फिर से देखेंगे, यदि तमाम प्रकार के पेटल्स आपस में मिलकर क्रोला का निर्माण कर रहे हैं दैट इज गैमोपेटलस। यदि सारे पेटल्स फ्री होकर क्रोला का निर्माण कर रहे हैं दैट इज पॉलीपेटलस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रोला कई प्रकार के कई आकृति में पाए जाते हैं, जैसे ट्यूबुलर आकृति में भी पाए जा सकते हैं, ट्यूब के आकार में भी पाए जा सकते हैं, एक घंटी के आकार में भी पाए जा सकते हैं, एक फनल के रूप में भी पाए जा सकते हैं या एक चक्र के रूप में भी पाए जा सकते हैं। इनके कई आकार हो सकते हैं, ट्यूबुलर, बेल आकार का, फनल आकार का और चक्रीय आकार का। अब यहाँ पर हम एक चीज देखने जाएंगे, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा भी जाता है कि एस्टिवेशन होता क्या है। जैसे अगर हम किसी फ्लावर की कलिका को देखें, बड को देखें तो बड में पेटल्स और सेपल्स ये दोनों ही पाए जाएंगे। तो पेटल्स या सेपल्स में जितने भी पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई कैलिक्स है उसमें तमाम पेटल्स होंगे, तमाम सेपल्स होंगे, तो उन पेटल्स का दूसरे पेटल के साथ यानी उसी फ्लावर में कोई जैसे पेटल्स है तो अनेकों पेटल्स होंगे, मिलकर क्या नाम है आपकी क्रोला का निर्माण करेंगे। ये सेपल्स हैं तो कैलिक्स का निर्माण करेंगे। तो जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं
वे अपने अन्य पेटल्स या सेपल के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से अरेंज हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। यानी यदि तमाम सेपल्स हैं तो एक सेपल्स दूसरे सेपल्स के साथ कैसे अरेंजमेंट है, एक ही बड में, एक ही कलिका में, या अगर पेटल्स की बात की जाए तो एक पेटल्स अन्य पेटल साथ किस तरीके संबंधित है, किस तरीके से वो अपना संबंध रख रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। यानी किसी फ्लावर की बड में सेपल्स या पेटल्स का अपने अन्य सेपल्स या पेटल्स के साथ किस तरीके से जुड़ाव है, रिलेशनशिप है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। तो फिर से रिकॉल करेंगे, मान लिया कोई बर्ड है, उसमें तमाम सेपल्स हैं, तो एक सेपल दूसरे सेपल के साथ कैसे व्यवहार करती है, किस प्रकार का रिलेशन रखती है। या पेटल्स की अगर सिर्फ बात करें तो एक पेटल्स दूसरे पेटल्स के साथ कैसा व्यवहार रखती है एक ही बर्ड में, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन 4 प्रकार का होता है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वेक्सेलरी। तो वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वेक्सेलरी ये 4 प्रकार के एस्टिवेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। बात करते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन की। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में चाहे पेटल्स होगा या सेपल्स होगा, हम लोग कैसे जानेंगे कि वहां पे वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जा रहा है। तो चाहे पेटल्स हो या सेपल्स हो, तो हम अगर उसको देखें कि प्रत्येक पेटल्स या सेपल्स आपस में जुड़े हो, पेटल्स या सेपल्स आपस में जुड़े हो लेकिन ओवरलैप ना करते हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ना करते हो, चिपके ना। जैसे यहां से जैसे कोई पेटल्स या सेपल्स है आपस में जुड़ा हो लेकिन ओवरलैपिंग ना करता हो। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड फॉर्म ना बनाता हो। जैसे ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे एक मान लीजिए पेटल्स या सेपल्स ये है तो एक इधर से आ गया या एक इधर से आ गया या एक इधर से आ गया, इसने क्या किया, ओवरलैप किया है। इसको इन लोगों ने ओवरलैप किया, इसने संपूर्ण को ओवरलैप कर लिया। तो ओवरलैपिंग ना हो, सिर्फ आपस में जुड़े रहे, तो वहां पे जो एस्टिवेशन पाया जाएगा तो उस एस्टिवेशन को हम लोग नाम देते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। यानी जहां पे पेटल्स या सेपल्स आपस में जुड़े हो लेकिन ओवरलैपिंग ना करते हो, एक दूसरे के ऊपर चिपकते ना हो, घुमावदार संरचना ना बनाते हो, ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन मदार के पुष्प में आप लोग देख सकते हैं, जिसमें जो पुष्प होगा उसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। उसमें पेटल्स होंगे या सेपल्स होंगे, ये आपस में जुड़े रहेंगे लेकिन ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं, कोई ट्विस्टेड फॉर्म नहीं बनाएंगे, कोई भी मुड़ा हुआ फ्लावर का निर्माण नहीं करेंगे। तो वहां पे वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन के लिए। वॉल्वेट एस्टिवेशन में पेटल्स हो या सेपल्स हो आपस में जुड़े रहेंगे लेकिन ओवरलैपिंग नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मदार। मदार का अगर पुष्प देखें तो वहां पे वॉल्वेट एस्टिवेशन हमको देखने को मिलता है। और मदार का नाम होता है कैलियोट्रॉपिक्स। तो कैलियोट्रॉपिक का अगर हम फ्लावर देखेंगे तो वहां पे वॉल्वेट एस्टिवेशन को दिखाई देगा। सेकंड एस्टिवेशन है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हम लोग देख रहे हैं कि चाहे पेटल्स हो या सेपल्स हो, उसमें क्या करेगा, चाहे हम पेटल्स की बात करें चाहे सेपल्स की। अब मान लीजिए यहाँ पे पेटल्स है तो पेटल्स का एक सिरा जो होगा वह ओवरलैप होगा, दूसरा सिरा ओवरलैप करेगा, एक सिरा ओवरलैप होगा, दूसरा सिरा ओवरलैप करेगा, एक सिरा ओवरलैप होगा, दूसरा सिरा ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, जहां पर पेटल्स या सेपल्स का एक सिरा ओवरलैप हो, एक सिरा ओवरलैप करे, एक सिरा कैसा हो, ओवरलैप हो। जैसे मान लीजिए ये आपकी संरचना है, एक सिरा इसका क्या हो, किसी अन्य सिरे द्वारा ओवरलैप हो, और दूसरा जो सिरा हो, जैसे मान लीजिए ये सिरा है, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पेटल्स के द्वारा ओवरलैप हो रहा है। अब ये इसका ये सिरा क्या करे, दूसरे को ओवरलैप करे। यानी ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है कि पेटल्स हो चाहे सेपल्स हो, उसका एक सिरा ओवरलैप करे और एक सिरा ओवरलैप हो। तो इस प्रकार से जो पुष्प बनता है
उस वहां पे जो एस्टिवेशन पाया जाता है उसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में चाहे पेटल्स होगा या सेपल्स होगा, उसका एक सिरा ओवरलैप होगा और एक सिरा ओवरलैप करेगा, तो वहां पर जो एस्टिवेशन पाया जाएगा दैट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और इसका एग्जाम्पल है लेडी फिंगर और चाइना रोज। लेडी फिंगर यानी जो आपका भिंडी होता है, भिंडी का फ्लावर हम लोग देख सकते हैं, उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। उसमें चाहे पेटल्स हो या सेपल्स हो, उसमें क्या होगा कि पेटल्स का या सेपल्स का एक सिरा जो होगा ओवरलैप होगा और दूसरा सिरा ओवरलैप दूसरे पेटल्स या सेपल्स को करेगा। एक पेटल्स का अगर पेटल्स मान लेते हैं तो पेटल्स का एक सिरा दूसरे पेटल्स के एक सिरे को ओवरलैप करेगा और पहले पेटल्स का जो सिरा होगा वो दूसरे पेटल्स के दूसरे सिरे से ओवरलैप होगा। एक सिरा ओवरलैप करेगा और दूसरा सिरा ओवरलैप होगा। तो ऐसे जहाँ पे फंक्शन पाया जाता है वहाँ पे जो एस्टिवेशन होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, वहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर इत्यादि। तीसरा एस्टिवेशन होता है इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि चाहे पेटल्स हो या सेपल्स हो, तो एक पेटल्स जो होगा पूर्णतः दो पेटल्स द्वारा ओवरलैप होगा और एक जो पेटल्स या सेपल्स होगा वो क्या करेगा, संपूर्ण को ओवरलैप कर देता है। तो लेकिन इसमें पेटल्स या सेपल्स का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा जहाँ पे एस्टिवेशन पाया जाएगा दैट इज इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि इसमें जो पेटल्स या सेपल्स होगा उसमें एक पेटल जो होगा दो पेटल्स के द्वारा, या अगर सेपल्स लेते हैं तो एक सेपल्स जो होगा दो सेपल्स द्वारा पूर्णतः ओवरलैप होगा, उसके दोनों सिरे ओवरलैप होंगे और एक सिरा क्या करेगा, संपूर्ण पेटल्स या सेपल्स को ओवरलैप कर लेता है। तो ऐसा अगर यहाँ कहीं पर है कि एक सिरा पूर्णतः ओवरलैप हो रहा है और एक सिरा पूर्णतः ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एस्टिवेशन होगा, इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन होगा। और इसका उदाहरण है गुलमोहर। यदि गुलमोहर का फ्लावर देखें तो वहां पर हम इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन देख सकते हैं। उसके बाद चौथा और लास्ट एस्टिवेशन होता है वेक्सेलरी एस्टिवेशन। वेक्सेलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग पेटल्स की बात करेंगे, जैसे पी है, पी मतलब मटर, मटर की फ्लावर की बात करें, उसमें हम लोग देखते हैं कि पी में दो पेटल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और आपस में ज्वाइंट होते हैं। फिर उस ज्वाइंट पेटल्स को दो पेटल्स ओवरलैप करते हैं और एक ऊपर का जो बड़ा वाला पेटल्स होता है वो क्या करता है कि ये दो पेटल्स को पूर्णतः ओवरलैप कर लेता है। तो इसका अलग अलग नाम भी दिया जाता है। वैक्सिलम जो बड़ा वाला पेटल्स है, जिसने छोटे पेटल्स को जो अलग अलग हैं उसको ओवरलैप किया है, तो जो छोटे छोटे उसको हम विंग्स कहते हैं। विंग्स ने जिन दो पेटल्स जो आपस में ज्वाइंट है उसको ओवरलैप किया, उसको हम कील कहते हैं। एक बार हम फिर वेक्सेलरी एस्टिवेशन पे ध्यान देंगे। वेक्सेलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि जैसे दो पेटल्स हैं वो आपस में ज्वाइंट होंगे, छोटे छोटे पेटल्स होंगे आपस में ज्वाइंट होंगे, जिसे हम कील कहेंगे। उन कील को दोनों तरफ से ओवरलैप जो पेटल्स करेगा उसे विंग्स कहेंगे, और एक बड़ा पेटल्स इन दोनों को ओवरलैप करेगा जिसे हम मैक्सिमम कहेंगे। इसका एग्जांपल पी है।